हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और 2 फरवरी संडे यानी रविवार का दिन, लेकिन संडे होने के बावजूद हम लोग आज अपनी आईना सीरीज़ में मिल रहे हैं। और उसके पीछे कारण ये है कि कल देश का जो बजट है, यूनियन बजट, केंद्रीय बजट, वो यहाँ पर पेश किया गया है। तो उसी को लेकर एक स्पेशल सीरीज़ हम लोग आज पूरे दिन भर आप लोगों के सामने इसी तरीके से मैं आते रहूँगा। और छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, अलग अलग सेक्टर्स को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो पूरे दिन भर आप लोगों के सामने इसी तरीके से आज वीडियोस आते रहेंगे। और आप दो दो तीन तीन आर्टिकल्स उन वीडियोस में रहेंगे, दो दो तीन तीन चार चार आर्टिकल्स मैक्सिमम। तो उनको आप लोग नोट डाउन करते रहें और मोस्ट प्रोबेबली आप ये कह सकते हैं कि हर एक घंटे के गैप में वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारे एफ़र्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, किसी भी तरीके से आपकी मदद हो रही है, कुछ नया आप लोग अगर सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी होगी और इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, इस सेंस में कि आप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ये वीडियोज़ इसी तरीके से यूट्यूब पर अवेलेबल हो पाएंगे। तो चलिए पहले आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं, उसके बाद हम लोग फिर एक एक करके आर्टिकल्स देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पेज पर तो यही खबर है, टैक्स पेयर्स थैंक्स गिविंग, क्योंकि जो टैक्स पेयर्स हैं, जो करदाता हैं, उनके लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट ये किया गया है कि अब 12 लाख तक की अगर आपकी सैलरी है तो आपको कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे एक पेज पर डिस्कस किया गया है, वहाँ पर बात करेंगे। और बाकी इसी तरीके से जो मैं जैसे आपको अगर थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूँ कि वी स्टार्ट विद दिस पेज, जहाँ पर हमें जैसे जो मिनिस्ट्रीज़ के बजट है, ठीक है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री को कितना बजट दिया गया है, इसके बाद जो विदेश मंत्रालय है उसको बजट दिया गया है, उसमें नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है उसके ऊपर जोर दिया गया है। जो होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय को बजट दिया गया है, उसमें फोकस है बॉर्डर और सिक्योरिटी को लेकर, है ना। तो इस तरीके की बात इस पेज पे की गई है। तो ये 3 आर्टिकल्स हम लोग एक साथ देखेंगे। देन हमारा जो अगला सेशन रहेगा उसमें हम लोग कैपेक्स की बात करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। फिर सरकार ने यहाँ पर एक, जो जैसे अभी तक सरकार क्या करती थी कि अपने फिस्कल्स को मैनेज करती थी ऑन द बेसिस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, जो राजकोषीय घाटा होता है उसके हिसाब से, लेकिन अब सरकार ने यहाँ पर एक टारगेट डेट टू जीडीपी रेशियो का भी रखा है, तो उस बारे में बात करेंगे। इसके बाद सरकार की जो सब्सिडी बिल है वो 6 साल के अपने न्यूनतम स्तर पर आ चुकी है, वो हो गया। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ पर पावर सेक्टर्स की बात की गई है। पावर सेक्टर में न्यूक्लियर को लेकर बात की गई है, स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं उनको लेकर बात की गई है। फिर इसके बाद कोविड के समय रेलवे को एक लोन दिया गया था लगभग 80,000 करोड़ के आसपास का, उसमें 2 साल का मॉरेटोरियम जो है वो और बढ़ा दिया गया है। रेलवेज़ और रोड्स के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है उसकी बात करेंगे, ठीक है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, है ना, 1 लाख करोड़ की बात की गई है। तो इस तरीके से हर पेज पर हम लोग चलते रहेंगे। और जैसे ये जो नई टैक्स रिजीम आई है जिसमें 12 लाख तक के इनकम के ऊपर कोई ये नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा, आयकर नहीं लगेगा, वो बात हो गई, है ना। इसके बाद यहाँ पर फिर बात की गई है कि जो ओवरसीज़ रेमिटेंसेज होते हैं उसके ऊपर टीसीएस की लिमिट बढ़ा दी गई है। फिर एफडीआई जो है इंश्योरेंस सेक्टर में, वो अभी 74% के आसपास हुआ करता था, इसको बढ़ा के अब 100% कर दिया गया है। तो इसके क्या मायने हैं, तो इसी तरीके से हम लोग जो है वो चलेंगे। सोशल सेक्टर की बात हो जाएगी, है ना। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और 2-3 पेजेस के बाद फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो जाएगी। देन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात होगी। देन यहाँ पर टैक्सेशन की बात होगी, है ना। रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर की बात होगी। तो इसी तरीके से अलग अलग पेज पर जो न्यूज़ दी गई हैं, हर 3-3 4-4 आर्टिकल्स के साथ एक एक वीडियो आपके सामने आज पूरे दिन भर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 7-8 वीडियोज़ आपके सामने आएंगे। वीडियोज़ की ड्यूरेशन थोड़ा सा छोटी रहेगी। इस वाले वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट अगले वीडियो से हम लोग डायरेक्टली एक एक करके जो है वो देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हमें उस सेशन में, उस पर्टिकुलर सेशन में देखने हैं और उनको ही कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल हम लोग जो है वो इस वाले सेशन में स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आपको पहला वाला पेज दिखाया जिसमें हमें बात करनी है 3 आर्टिकल्स की। एक तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है उसकी बजट की बात करेंगे। एक हम लोग बात करेंगे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या विदेश मंत्रालय है उसकी बजट की, जिसमें
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर एम्फोसिस किया गया है, जोर दिया गया है। और एक बात करेंगे हम लोग होम मिनिस्ट्री के बजट को लेकर, जिसमें ज़्यादा फोकस किया गया है बॉर्डर और सिक्योरिटी को लेकर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर डिफेंस की, तो देखो यहाँ पर ये लिखा गया है कि डिफेंस गेट्स 13% ऑफ द बजट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड हाईएस्ट अमंग द मिनिस्ट्रीज। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यहाँ से यही नोट डाउन करना है कि जितने भी मंत्रालय हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो बजट एलोकेट किया गया है वो किसको किया गया है? रक्षा मंत्रालय को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, ठीक है। यानी कि कुल मिला के जो बजट है उसका लगभग नहीं, अराउंड 13% के आसपास जो है वो बजट डिफेंस मिनिस्ट्री को गया है ना। और इसमें जो आउटले है वो उसको बढ़ाया गया है 10% टू 6.81 लाख करोड़, यानी कि कुल मिला के 6.81 लाख करोड़ का बजट है किसका? डिफेंस मिनिस्ट्री का, और जो कि ओवरऑल बजट का 13% है, ठीक है। यहाँ तक बात समझे। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अभी चैलेंजेस क्या है कि जो वॉरफेयर है वो काफ़ी मॉडर्न तरीके से हो रहा है, ठीक है, और मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है ताकि हम अपने जो राइवल है, दुश्मन है चाइना, उसको काउंटर कर सकें। तो इसी के लिए यूनियन बजट ने एलोकेट किया गया है लगभग 6.81 लाख करोड़, ठीक है, 6.81 लाख करोड़ टू द डिफेंस मिनिस्ट्री, जो कि पिछले साल के एलोकेशन से, पिछले साल का अगर हम बजट एस्टिमेट की बात करें तो उससे 9.5% या 10% के आसपास आप कह सकते हैं ज़्यादा है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं कि डिफेंस का जो एलोकेशन है वो यूनियन बजट यानी कि टोटल बजट का 13.45% है, यानी कि अप्रॉक्सीमेट आप 13.5% के आसपास कह सकते हैं टोटल बजट का, जो कि सभी मिनिस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा है ना। यानी कि सभी मंत्रालयों को जितना पैसा दिया गया उसमें सबसे ज़्यादा पैसा किसको दिया गया है? इसको डिफेंस मिनिस्ट्री को, ठीक है। और पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, पिछले साल के बजट एस्टिमेट के कंपैरिजन में, तो वहाँ से भी ये 10% ज़्यादा है। अब जो टोटल एलोकेशन किया गया है 6.8 लाख करोड़ का, उसमें से 1.8 लाख करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा क्योंकि उसमें आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है और नए हथियारों को खरीदना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा 1.8 लाख करोड़। और यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये फैसला लिया है कि 2025-26 का जो साल है उसको ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी कि सुधारों के वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो सरकार का रिजॉल्व है, यानी कि जो सरकार की दृढ़ता है आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की, वो ज़्यादा मजबूत होगी। एंड इज़ एम्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन इन द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, ठीक है। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट यानी कि जो भी डिफेंस के लिए जो भी चीज़ हथियार खरीदा जाए या कोई भी और इक्विपमेंट्स खरीदे जाएँ, उसकी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की बात भी ये की गई है ताकि जो लोकेशन है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग जैसे आर्म्ड फोर्सेस के लिए बताया गया है कि जो टोटल रेवेन्यू एलोकेशन है वो 3.11 लाख करोड़ का है, जो कि टोटल जितना एलोकेट किया गया है उसका 45% है। डिफेंस पेंशन के लिए 1.6 लाख करोड़ दिया गया है और 28,600 करोड़ के आसपास जो है वो सिविल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दिया गया है। कैपिटल आउटले की अगर हम बात करें, जो कि मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा है, जो कि पिछले साल से 4.65% ज़्यादा है, तो उसको लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, जहाँ पर दुनिया जो है वो मॉडर्न वेयरफेयर के मतलब जो पैराडाइम शिफ्ट्स हो रहे हैं, है ना, कि मतलब सभी की जो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो अब युद्ध लड़ने के तरीके हैं वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं। तो उसी के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्स को भी स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स यानी कि जो बिल्कुल आप कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड या नई टेक्नोलॉजी से लेस वेपन्स हैं वो उसको चाहिए, है ना। और उनको टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कॉम्बैट रेडी फोर्स बनना होगा, यानी कि टेक्नोलॉजिकली तकनीकी रूप से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होना होगा और कॉम्बैट रेडी फोर्स यानी कि कॉम्बैट के लिए या लड़ाई के लिए तैयार ऐसी एक फोर्स जो है वो बनना होगा। टोटल कैपिटल आउटले में से अगर बात करें तो 1.48 लाख जो है वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्स के ऊपर खर्च होगा और बाकी जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो इसमें से जो 75% है, मतलब इसका भी जो फर्दर उसको डिवाइड किया गया है उसका 75% जो है 1.48 लाख करोड़ का, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो जो है मॉडर्नाइजेशन आउटले ये डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के ऊपर खर्च होगा, ठीक है। किसको ध्यान में रखते हुए? जो केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी है
उसको ध्यान में रखते हुए दिस एलोकेशन ऑफ फंड्स विल फर्दर facilitate Ministry of Defense plans to venture in new domains such as cyber and space and emerging technologies such as artificial intelligence, machine learning, robotics, etc. ठीक है, ये जो फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं इससे होगा क्या कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय का जो ये प्लान है कि वो नए डोमेन्स में जाना चाहता है तो उसमें उसको मदद मिलेगी, है ना। चाहे साइबर का स्पेस हो, मतलब साइबर का डोमेन हो, स्पेस का डोमेन हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, इन सब का भी वो यूज़ कर सकता है क्योंकि उसके पास अब पैसा होगा। सम मेजर एक्विजिशंस प्लान्ड इन द नेक्स्ट ईयर, अब कुछ ऐसे बड़े एक्विजिशंस या जिन चीज़ों को खरीदना है, जिनकी प्लानिंग है अगले साल के लिए, वो क्या है? लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट फॉर हाई एंड मीडियम एल्टीट्यूड, स्टेज पेमेंट ऑफ डेक बेस्ड एयरक्राफ्ट, नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन शिप्स प्लेटफॉर्म्स विल बी फंडेड आउट ऑफ दिस एलोकेशन। तो इन सब चीज़ों का की खरीदारी जो है, जो एलोकेशन किया जा रहा है उससे की जाएगी। बजटरी एलोकेशन जो डीआरडीओ के लिए किया गया है वो भी बढ़ाया गया है इस साल, ठीक है। पिछले साल जहां ये 23,000 करोड़ के आसपास था या 24,000 करोड़ के आसपास कह सकते हैं, वो इस बार लगभग 27,000 करोड़ के आसपास हो गया है और इसमें से 15,000 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और वो R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करने के लिए किया जाएगा। इसके बाद बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतर या इम्प्रूव करने के लिए और आर्म्ड फोर्सेस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए थ्रू द टफ टेरेन्स, जो वहाँ के मुश्किल टेरेन्स होते हैं, जो पहाड़ी रास्ते हैं या जो दुर्गम इलाके हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए BRO को कितना पैसा दिया गया है? 7,146 करोड़ के आसपास, ठीक है, जो कि पिछले साल के बजट एस्टिमेट से लगभग आप कह सकते हैं कि 9.5 पौने 10 या 10% के आसपास ज़्यादा है, ठीक। द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड, तो इसको लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इससे ना सिर्फ देश का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है बॉर्डर एरियाज़ में वो बढ़ेगा, क्योंकि टनल्स बनाए जाएंगे, ब्रिजेस बनाए जाएंगे, है ना, रोड्स बनाई जाएंगी, जैसे कि LGG देमतांग यांग से अरुणाचल प्रदेश में, या आशा चीमा अनीता इन जम्मू कश्मीर, या बिरदवाल पुग्गल बज्जू इन राजस्थान। तो इनसे ये तो होगा ही कि देश का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी और साथ ही साथ जो पर्यटन है, जो टूरिज़्म है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो आई होप अबाउट दी डिफेंस मिनिस्ट्री जो यहाँ पर बजट में बातें की गई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को 20,500 करोड़ रुपए मिले हैं और इसमें जो जोर दिया गया है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर दिया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को एलोकेट किया गया है 5,483 करोड़ फॉर एड टू फॉरेन नेशंस, ठीक है, जो विदेशों को एड दी जाती है, जो मदद दी जाती है, उसके लिए इतना पैसा एलोकेट किया गया है, जो कि पिछले साल के बजट एस्टिमेट 4,883 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल का जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे कम है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होगी या होनी चाहिए कि जब इस तरीके के आंकड़े आते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे अभी 2025-26 का बजट आया है, तो उसमें जो भी डेटा दिया जाएगा दैट इज़ योर बजट एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि हम अगले साल इस चीज़ के ऊपर इतना खर्च करेंगे, ठीक है। फिर उसको कुछ समय के बाद जो है, जैसे जैसे खर्चा होता है, तो कभी होता है कि किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा खर्च हो गया जो एस्टिमेट से, या किसी के ऊपर कम खर्च हो गया, तो फिर वहाँ पर जो एक डेटा आता है, जो एक एस्टिमेट आता है, उसको कहा जाता है रिवाइज्ड एस्टिमेट, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक्चुअल डेटा है वो तो लगभग 1-2 साल के बाद पूरा का पूरा निकल के आता है। तो मेजर चीज़ ये दो ही होती है, एक होता है बजट एस्टिमेट जो बजट के समय प्रपोज किया जाता है, और दूसरा होता है कुछ समय के बाद आता है, दैट इज़ नोन एज अ रिवाइज्ड एस्टिमेट, ठीक है, कि कितना वाकई में खर्च उस पर हो रहा है। तो यहाँ पर पिछले साल का जो बजट एस्टिमेट था वो 4,883 करोड़ था, है ना, फॉरेन नेशंस को मदद या एड देने के लिए, लेकिन इसका रिवाइज एस्टिमेट बढ़ गया, है ना। तो उस रिवाइज एस्टिमेट से कम है इस बार का, बजट एस्टिमेट से ज़्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय का जो कुल बजट है वो इस साल 20,500 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल के बजट एस्टिमेट से कम है और रिवाइज एस्टिमेट से भी कम है। रिवाइज एस्टिमेट तो 25,000 करोड़ के आसपास था, उससे काफ़ी कम है, और बजट एस्टिमेट 22,000 करोड़ के आसपास था, उससे भी कम है। इस बार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोई भी एलोकेशन जो है वो एग्जिम बैंक यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है उसके प्रोविजनिंग को लेकर नहीं दी गई है।
अभी तो नहीं दिया गया है, बट आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो दिया जाएगा। प्रोविजनिंग ऑफ द बैंक का मतलब ये होता है कि बैंक वगैरह जो भी लोन देते हैं ना, तो उन लोन्स की स्थिति को देखते हुए कि मतलब बैंक को अगर पहले से ही लगे कि ये अगर अब बैंक कोई लोन दे रहा है और बैंक को लगे कि ये लोन जो है वो वापस नहीं आएगा, डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, एनपीए हो जाएगा, तो बैंक कुछ पैसा जो है वो पहले से ही अलग रख लेती है। ठीक है, मतलब ये एक प्रोविजनिंग एक ऐसा टर्म है जो आप बैंक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो आप कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कि बेसिकली कि फ्यूचर में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पहले से ही आप कुछ फंड जो हैं वो अलग से रख रहे हैं। दैट इज नोन एज प्रोविजनिंग। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि एग्जिम बैंक की प्रोविजनिंग को लेकर अभी यहाँ पर कोई एलोकेशन नहीं हुआ है बजट में, लेकिन अगर लेटर फेज में ज़रूरत पड़ेगी तो हो सकता है। तो इसलिए अगर लेटर फेज में एग्जिम बैंक की प्रोविजनिंग के लिए कुछ पैसा निकाला जाता है, मतलब एलोकेट किया जाता है, तो उससे फिर होगा क्या कि ओवरऑल जो एलोकेशन है जो रिवाइज एस्टिमेट में आएगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एलोकेशन इस बार किया गया है 20 लाख मतलब 20,500 करोड़ का, अगर इसको हम पिछले साल के बजट से कंपैरिजन करें, है ना, और पिछले साल के बजट में अगर हम एग्जिम बैंक की प्रोविजनिंग के लिए जो एलोकेशन था उसको हटा दें, तो उसके कंपैरिजन में इस साल का जो एलोकेशन है वो 15% ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल एग्जिम बैंक के लिए प्रोविजनिंग के लिए पैसा एलोकेट किया गया था, बट इस बार नहीं किया गया है। तो अगर पिछले साल, तो इसलिए हमें इस साल का एलोकेशन कम दिख रहा है ना। पिछले साल का बजट एस्टिमेट ही 22,000 करोड़ था, इस बार का 20,000 करोड़ है। लेकिन अगर हम पिछले साल का जो एग्जिम बैंक की प्रोविजनिंग है अगर उसको हटा दें, तो उसके कंपैरिजन में इस साल का जो बजट एलोकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्रालय के लिए वो 15-15.5% ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझे। इसके बाद आगे क्या दिया गया है, इसके बाद आगे लिखा गया है कि द एमईए बजट हैज़ प्लेस्ड एन एम्फोसिस ऑन इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्रालय के बजट में जो जोर दिया गया है वो भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके ऊपर 4,320 करोड़, यानी कि कुल स्कीम का 64%, ठीक है, 64% जो है वो देश के इमीडिएट नेबर्स के लिए रखा गया है ना। और वो ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए जैसे कि उनको कोई लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स बनाने हैं, है ना, पावर ट्रांसमिशन लाइंस डालनी है, हाउसिंग, रोड्स, ब्रिजेस, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, तो ये सब चीज़ें अगर उनको बनानी है जो हमारे नेबर्स हैं, इमीडिएट नेबर्स, तो उनके लिए ये पैसा रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा कि भूटान जो है वो अभी भी, लास्ट ईयर भी था और इस साल भी, सबसे ज़्यादा एड जो है वो भारत की तरफ से भूटान को दी जाती है। 2,150 करोड़ इतना बजट है, जो कि पिछले साल 2,068 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट तो जो है वो 2,500 करोड़ का था, उससे कम है, बट बजट एस्टिमेट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि भूटान जो है वो लार्जेस्ट फॉरेन एड रेसिपिएंट है इंडिया का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अगला लिखा है मालदीव्स के लिए जो एलोकेशन है वो 400 करोड़ था लास्ट ईयर के बजट एस्टिमेट से, और 470 करोड़ था रिवाइज एस्टिमेट में, वो बढ़ के 600 करोड़ हो गया है। अफगानिस्तान का जो एलोकेशन है वो डिक्रीज़ हुआ है, पिछले साल के बजट एस्टिमेट 200 करोड़ से कम होके 100 करोड़ में आ गया है, लेकिन जो 50 करोड़ का रिवाइज एस्टिमेट था उससे वो ज़्यादा है। ठीक, इसके बाद अफगानिस्तान को 100 करोड़ रुपए दिया गया है, जो कि बजट एस्टिमेट से कम है लेकिन रिवाइज एस्टिमेट से ज़्यादा है। म्यांमार का एलोकेशन भी बढ़ गया है 2024-25 के बजट में, यानी कि लास्ट ईयर के बजट में 250 करोड़ था, इस बार बढ़ के 350 करोड़ हो गया है। हालांकि जो एड है वो पिछले साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट 400 करोड़ था, उससे कम है। इसके बाद नेपाल के लिए अगर हम बात करें तो 700 करोड़ पे मेंटेन किया गया है, लास्ट ईयर भी इतना ही था। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का एलोकेशन जो है वो पिछले साल, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है, पिछले साल 245 करोड़ था, इस बार बढ़ के 300 करोड़ हो गया है। बांग्लादेश के लिए जो एड है वो उतनी है 120 करोड़। अफ्रीकन नेशंस के लिए लास्ट ईयर 200 करोड़ थी, इस बार बढ़ के 225 करोड़ हो गई है। लैटिन अमेरिका के लिए एलोकेशन जो है वो पिछले साल के 90 करोड़ थी, इस साल उसको कम करके 60 करोड़ कर दिया गया है, और इनिशियल बजट एस्टिमेट हालांकि सिर्फ 30 करोड़ का था। और चबाहर पोर्ट, ईरान में जो चबाहर पोर्ट बन रहा है उसके लिए लास्ट ईयर भी 100 करोड़ था, इस साल भी 100 करोड़ है। ठीक है, उसके लिए कोई एलोकेशन में चेंज नहीं किया गया है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर किसको कितना दिया गया है। सारे का सारा डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि भूटान इज़ द लार्जेस्ट, या इनका आप एक ऑर्डर याद रख सकते हैं। अगेन किसका बड़ा है किसका घटा है वो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, किसको एग्जैक्टली कितना दिया गया है दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, जैसे अफगानिस्तान का कम किया गया है ना, बाकी तो आप देख सकते हैं भूटान का बड़ा ही है ना, मालदीव्स का भी बड़ा है, म्यांमार का भी बड़ा है, नेपाल के लिए सेम रखा गया है, श्रीलंका का बड़ा है, बांग्लादेश का सेम है, अफ्रीकन नेशंस के लिए थोड़ा सा बड़ा है, लैटिन अमेरिका के लिए कम हुआ है।
तो इस तरीके से किन का बढ़ा है किन का कम हुआ है वो आप नोट कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली किसको कितना दिया जा रहा है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बस एक पॉइंट जैसे ये इंपॉर्टेंट हो गया कि एमईए का जो इस साल का बजट एलोकेशन है ना, उसमें एग्जिम बैंक की प्रोविजनिंग के लिए बजट एलोकेट नहीं किया गया है। तो इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ से इस तरीके के आर्टिकल से नोट करने होते हैं। एग्जैक्टली किसको कितना बजट एलोकेट किया गया है वो तो यहाँ पर वैल्यूज़ दी गई है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आपको एग्जैक्टली उनको याद नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि 25,000 एलोकेट किया गया कि 20,000 करोड़ एलोकेट किया गया, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में नहीं पूछता है ना। और प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन अगर बनते हैं तो उसी तरीके से बनेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कि आप एक ट्रेंड समझें कि किसको बढ़ा है किसको घटा है, ठीक है। बस क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं होम मिनिस्ट्री की, कि होम मिनिस्ट्री को जो बजट एलोकेट किया गया, आप ये वाला पार्ट जो आधा आपको कटा हुआ दिख रहा है इसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, सिर्फ इस पार्ट पर फोकस करना है। तो बजट के एलोकेशन जो करा गया है मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री को, उसमें बॉर्डर्स और सिक्योरिटी के ऊपर फोकस है। देखो 2025-26 का जो बजट एलोकेशन है फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसमें फोकस दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी के ऊपर, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो या बॉर्डर्स की सिक्योरिटी हो। और साथ ही साथ ये भी एक इंडिकेशन वहाँ से मिल रहा है कि जो जनगणना की पूरी प्रक्रिया है उसमें फिर से डिले हो सकता है, ठीक है। देखो टोटल एलोकेशन यहाँ पर होम मिनिस्ट्री का है 2,33,000 करोड़ का। पिछले साल के कंपैरिजन, पिछले साल का जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे ये 12,000 करोड़ ज़्यादा है। इसमें से जो मेजर चंक है, मतलब 2,33,000 करोड़ में से 1,09,000 करोड़ जो है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को गया है, ठीक है, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, गार्ड बॉर्डर्स को गार्ड करने के लिए, और जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, ठीक है, वहाँ की सिक्योरिटी ये लोग करते हैं, सीएपीएफ वाले, है ना। जैसे आपने मेट्रोज वगैरह में या एयरपोर्ट वगैरह में देखा होगा तो सीआईएसएफ वगैरह जो होते हैं, है ना, वो भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का ही पार्ट है। तो वो सारा का सारा उनके लिए एलोकेशन इतना किया गया है, ठीक है। रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है वो 1,05,000 करोड़ का था, उससे ये ज़्यादा है। एंड विल गो टूवर्ड्स बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड ट्रेनिंग। तो इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर बनाए जाएंगे, इनको अच्छे वही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, मॉडर्न वेपन्स प्रोवाइड किए जाएंगे और ट्रेनिंग की जाएगी। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसके लिए जो एलोकेशन है उसमें 87% का इंक्रीज़ देखने को मिला है। 2,700 करोड़ था या 2,800 करोड़ के आसपास था, वो इस बार बढ़ के लगभग 5,200 करोड़, या आप कह सकते हैं 5,200 करोड़ के आसपास हो गया है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अलॉन्ग जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर खर्च किया जाएगा और सर्विलांस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप किए जाएंगे। तो बॉर्डर्स के ऊपर ये जो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ना, इसके पीछे कारण क्या है कि पिछले साल आपको याद होगा 2024 में क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बहुत हुआ था, है ना, सीमा पार से जो है वो घुसपैठ बहुत हुई थी। और जम्मू कश्मीर के ऐसे रीजन में जहाँ पर, मतलब जम्मू कश्मीर का जो जम्मू डिवीज़न है, जिसको आमतौर पर काफ़ी एक शांत इलाका माना जाता था, जहाँ पर अभी तक इस तरीके की घटनाएं नहीं होती थी, बट वहाँ पर भी पिछले साल बहुत सारी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, आतंकी घटनाएं, है ना। तो इसलिए उन सबको ध्यान में रखते हुए ये बजट एलोकेट किया गया है, जो बॉर्डर के ऊपर फोकस किया जा रहा है वो। इसके बाद बजट एलोकेट किया गया है वर्क रिलेटेड टू सेंसस। तो सेंसस में के लिए सिर्फ 575 करोड़ आप कह सकते हैं, जो कि 2024-25 में 572 करोड़ था। तो इससे एक क्लियर इंडिकेशन ये मिलता है कि जो डिकेडल एक्सरसाइज है, जो ये 1 दशक में होने वाली एक एक्सरसाइज है, ये डिले होगी। सेंसस जो है वो 2021 में ही होना था, लेकिन अब ये पोस्टपोन होता रहा कोविड की वजह से, और अभी तो 2025 में हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। और अब मुझे मतलब ये चीज़ें देख के तो अब लग नहीं रहा कि सेंसस अब ये वाला डिकेड का होगा भी। अब हो सकता है कि डायरेक्ट सेंसस 2031 में ही हो, ठीक है ना। अब पैरामिलिट्री फोर्सेस की अगर मैं बात करूं तो किसको कितना मिला है वो यहाँ पर दिया गया। जैसे सीआरपीएफ को पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा मिला है, ठीक है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को भी थोड़ा सा ज़्यादा मिला है। सीआईएसएफ की बात करूँ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, इनको भी पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा मिला है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, बॉर्डर पुलिस की बात करूं तो इनको भी पिछले साल से ज़्यादा मिला है। एसएसबी जो है, सीमा सशस्त्र बल, इनकी बात करें तो इनको भी ज़्यादा मिला है। असम राइफल्स को भी ज़्यादा मिला है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी ये हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी को जो है वो एलोकेशन सबका बढ़ाया गया है, ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी को 12,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं इस बजट में, पिछले साल के रिवाइज एस्टिमेट से कम है। दिल्ली पुलिस को जो है वो इंक्रीज़ मिला है, ठीक है। 11,900 करोड़ रुपए दिए गए हैं ऑफिस बिल्डिंग के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए। पिछले साल के कंपैरिजन से ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है।
आई होप क्लियर हो गई बात, किसको कितना दिया जा रहा है। थोड़ा बहुत ट्रेंड के हिसाब से चलना है, यू डोंट हैव टू फॉलो द एग्जैक्ट वैल्यूज़ पर नहीं जाना है, ट्रेंड के हिसाब से चलना है कि किसके लिए बढ़ाया जा रहा है, किसके लिए कम किया जा रहा है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, वो चीज़ें। ठीक है, चलो, तो इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोज़ हम लोग आज रखेंगे और ऐसे ही दिन भर आप लोगों के सामने आज वीडियोस आते रहेंगे, आप एक एक करके वीडियोस देखते रहें। ऐसा करने के पीछे मेरा प्लान ये है कि एक तो अगर मैं 1 या 2 वीडियोस बनाता हूँ तो वीडियोस काफ़ी लंबे हो जाएंगे, ठीक है, 1.5 घंटे 2 घंटे के वीडियोस हो सकते हैं, जिसको देखने में ऑब्वियसली इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं स्टूडेंट्स, है ना। और दूसरी बात ये भी है कि ऐसे छोटे छोटे आप पढ़ते रहेंगे 2 3 तो आपको याद भी होता रहेगा, और जब तक एक वीडियो से दूसरा वीडियो आएगा तब तक हो सकता है कि आप इसका जो भी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है, जो अपने नोट्स बनाने हैं, वो भी बना लेंगे शॉर्ट्स में, है ना। चलो, तो इसी तरीके से आज हम लोग दिन भर जो है वो मिलेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 का पेपर दे रहे हैं, टारगेट इसको कर रहे हैं, तो जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सीसैट, इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के पास होनी चाहिए, जो हम आपको 849 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं। देन इसके बाद जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स 699 में मिल जाएगा, ओनली जनरल स्टडीज़ आपको मिल जाएगा 449 में, ठीक है। सिर्फ करंट अफेयर्स 299 में और सीसैट के 10 फुल लेंथ टेस्ट 249 में। सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, आप इनमें से जिसमें भी चाहें एनरोल कर सकते हैं ये। और अगर कोई डाउट होता है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया है 9150449990, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारा सीसैट का जो रेगुलर बैच चल रहा है, क्लासेस का बैच चल रहा है, अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो 999 में हो सकते हैं, अभी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू ज्वाइन करें। इसमें हम आपको वीकली बेसिस पर एक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंटेंट एक वीकेंड में आप लोगों का लाइव सेशन लिया जाता है। तो आप अगर चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई डाउट अगर होता है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं, और अगर आपको प्ले स्टोर पर ऐप नहीं मिलता है तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, हम आपको इसका APK लिंक प्रोवाइड कर देंगे। जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, किसी भी तरीके से आपकी मदद हो रही है, कुछ नया आप लोग अगर सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा। चलिए, तो फ़िलहाल इस सेशन में इतना ही। मैं आज के लिए विदा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इस सेशन के लिए विदा ले रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मैं किसी दूसरे वीडियो में आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अगर कोई भी अपनी बात हम तक शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपने कुछ फीडबैक्स, सजेशंस देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम है, कमेंट्स ज़रूर करें। या तो यूट्यूब पर लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इस नंबर पर भी आप हमसे जुड़ के बात अपनी हम तक पहुंचा सकते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। ये सारे के सारे हाईलाइटेड आर्टिकल जो आज दिन भर के वीडियोज़ रहेंगे, वो एट दी एंड ऑफ ऑल द सेशंस हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अपलोड किया जाता है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करें, इस चैनल को, करंट अफेयर्स ओकुल, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल नाम से सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम में, या सिंपली इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।